नमस्कार मित्रों, जीएस ह्यूमर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, जीएस ह्यूमर पर हम जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए हमारे जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज है, शॉर्ट नोट्स की सीरीज को चलाया जा रहा है। इसमें हम सिनॉप्सिस के द्वारा अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो पॉलिटी सब्जेक्ट्स है ये चल रहा है। पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कंटेंट है ये एम लक्ष्मीकांत का एज इट इज, जिसे हम समरी बोल सकते हैं, सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था, जितने भी हमारे सारे 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक के जो एक्ट थे, सारे हमने उसमें देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था हमारा जो संविधान सभा है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन चीजों को देखा था। अभी हम बात करने वाले, ये तीसरा चैप्टर होने वाला है लक्ष्मीकांत का, और यहाँ पर इसमें हम बात करेंगे संविधान की जो हमारी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका, जो पूरे हमारे भारतीय संविधान का एक ओवरव्यू जो हमारे तीसरे चैप्टर में दिया गया है लक्ष्मीकांत के में, उन सारी चीजों को शॉर्ट नोट में हम उन तरीके से देखेंगे। हालांकि जितनी भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं होंगी, हर एक विशेषता के ऊपर एक ऑलमोस्ट अलग से चैप्टर है। ठीक है, बहुत बड़े जो मतलब टॉपिक भी होंगे, जो लेटर ऑन हम अपने डेवलपमेंट के क्रम में देखेंगे कि सारे जो चैप्टर्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर में दिया गया है उसकी समरी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज जो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसा मैं आपको पहले भी हूं कि आपने अगर पॉलिटी पहले से कहीं से ऑलरेडी एक दो बार कहीं से पढ़ा है, तो आप इस पर ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और बहुत जल्दी रैपिडली हम यहाँ पर अपने जो मतलब जो टॉपिक होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, उनको हम यहाँ पर इन सीरीज में कवर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं विश्व के सबसे लंबे संविधान के बारे में, तो सिर्फ अगर लंबा संविधान के बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे लेंदी संविधान की बात करेंगे, तो वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन जब सबसे लंबा भी, सबसे विस्तृत भी हो और रिटन भी हो, तब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हम इंडिया का जो हमें संविधान देखने को मिलता है, विश्व का सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें भारत का ही देखने को मिलता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की पहली विशेषता में देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि विश्व के विभिन्न स्रोतों से ग्रह। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमने अपने जब देखेंगे, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को बना रहे थे, तो उस टाइम पर पूरे विश्व में जितनी भी विश्व के संविधानों में जो जो बेस्ट क्वालिटी हमें लगी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, उन सभी देशों से हमने अपने अकॉर्डिंगली उन सारी चीजों को चुना। वहां से हमने देखा कि भाई हमारे देश के अकॉर्डिंगली कौन से फीचर अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी क्रम में एक पूरी लिस्ट है लक्ष्मीकांत में, उस लिस्ट को जल्दी से थोड़ा आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विश्व के सारे संविधानों से लिए गए जो हमारे स्रोत हैं भारतीय संविधान के, वो आपके स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रैपिडली हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें तो जो हमने हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट देखा था, सारे एक्ट देखे थे, तो जब 1935 के एक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो हमारा जो संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है, आप यहाँ देख सकते हैं पहले लाइन में, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपात उपबंध है, और जो प्रशासनिक विवरण है, इन सारी चीजों को हमने 1935 के एक्ट से लिया है। वहीं पर जब हम आगे बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से, तो ज्यादातर जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं, द्विसदनीय व्यवस्था हो गया, विधि का शासन हो गया, संसदीय शासन हुआ, विधायी प्रक्रिया हुई, एकल नागरिकता हुआ हमारा, ठीक है, मंत्रिमंडल की प्रणाली हो गई, परमाधिकार लेख हुआ, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, इन सब के जो फीचर हैं अभी हम आगे आने वाले हैं। अभी आप जस्ट आपको इस टेबल में ये जानना है कि कौन सी चीज को हमने कहाँ से लिया है, बिकॉज एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस फीचर को हमने कौन से कंट्री से लिया है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए से हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, द मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैग्ना कार्टा जिनको हम बोलते हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसके बारे में क्या क्या होते हैं हम अभी उनके बारे में बात करेंगे। बस यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है ये भी हमने यूएस से लिया है, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ये सारी चीजें यूएस से ली हैं। आयरलैंड की बात करेंगे तो आप डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन यानी कि जो निर्वाचन की विधि है, वो पद्धति है, और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नॉमिनेशन होता था, वो हमने आयरलैंड से लिया था। कनाडा की बात करेंगे तो हम जानते हैं जो फेडरल सिस्टम है यानी कि कनाडा का फेडरल सिस्टम कैसा है कि वहां पर जो केंद्र सरकार है, उससे शक्तियां हैं, वो केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो उन्हीं सारी चीजों को मैंने कई जगह जो कॉन्सेप्ट आते हैं मैंने वहां भी आपको बताया है कि केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि केंद्र सरकार है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंट रहती है, उसको पावर्स ज्यादा दी जाती हैं, और ये सारी चीजें हमने यहाँ कनाडा से ली हैं। ठीक है, वही हम देखेंगे कि अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो अवशेष शक्तियां मैंने आपको टेस्ट में भी बताई थी, वैसे भी मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी 7वीं अनुसूची होती है उसमें 3 शेड्यूल होती हैं, संघ शक्ति, राज्य शक्ति, जो संघ सूची, राज्य सूची, और एक होता है संवर्ती सूची, यानी कि कौन कौन से विषयों पर कौन सरकार कानून बनाएगी, यानी कि संघ सरकार कानून बनाएगी या राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जो कि उन तीनों सूचियों में
तो उस पर कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई हमारे यहाँ, और इसे बोलते हैं हम अवशिष्ट शक्ति। ठीक है, इसी तरह से कनाडा के बारे में बात करें तो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है ना। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल से बस फैक्ट है, आपको ये जान लेना है, आपको इसके बारे में देख लेना है कि कौन कौन से स्रोत से हमने कहा लिया। आप लोग इसको पॉज करके आपका जो है अपना स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं और देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वापस से हम फीचर्स पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अलग अलग स्रोतों से हमारा भारतीय संविधान ग्रहण है। तो इसके बारे में B.R. अम्बेडकर, जैसा मैंने बताया था कि हम जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे वहां अगर उसके रिगार्डिंग में हमारा कोई भी अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो वो स्टेटमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में बोला गया था कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है विश्व के सभी संविधानों को छानने के बाद करा गया था। तो जैसा हमने देखा कि हमने अलग अलग कंट्री से अपने संविधान में कुछ विशेषताएं ली हैं, तो हम देखेंगे कि भाई जो हमें अच्छी चीजें लगी, जैसे हम ग्रांडर में अगर देखते हैं तो मान लीजिए जो अच्छी चीजें देखी हमें, जो जो देश के संविधानों से अच्छी चीजें लगी, यूएस से हमने कुछ लिया, ब्रिटेन से सब कुछ लिया है ना, एक ग्राउंडर में डाला, मिक्सअप करा, छाना और छान के निकाला, हमारा जो अपना भारतीय संविधान है वो एक प्रोडक्ट के रूप में नीचे निकला है। तो अम्बेडकर साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी। कभी भी फ्यूचर में एग्जाम में पूछ ले कि ये बात कौन से व्यक्तित्व के द्वारा या फिर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा बोली गई थी, अम्बेडकर साहब आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो ढांचागत भाग है हमने 1935 एक्ट से लिया। अभी जो हमने लक्ष्मीकांत वाली जो एक टेबल देखी थी वहां भी देखी थी हमने। पॉलिटिकल पार्ट हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक भाग है हमारे भारतीय संविधान का, द्विसदनवाद है, संसद का मामला है, ठीक है, मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था है, ये सारी चीजें कहां से ली हमने, ब्रिटेन से ली हैं। ठीक है, और दार्शनिक भाग लिया हमने यूएसए से और आयरलैंड से। तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारे भारतीय संविधान का उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो फिलोसॉफिकल पार्ट दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, मूल अधिकारों में। तो मूल अधिकार हमने कहा लिए, यूएसए से लिए, भाग 3 में उल्लेखित है। आयरलैंड की भी बात करी जा रही, तो आयरलैंड से क्या लिया हमने, डीपीएसपी लिए, वो भी हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट है, यानी कि जो राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऐसी कल्याणकारी नीतियां बनाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फिलोसॉफिकल पार्ट हो जाएगा, है ना। अगली हमारी क्वालिटी है नम्य और अनम्य का समन्वय। ठीक है, नम्य और अनम्य का समन्वय ये है, यानी कि जिस मान लीजिए हमारा जो संविधान है, एक तरह के संविधान तो होते हैं जिनको चेंज करना या फिर जिनमें कुछ एडिटिंग करना, उनमें कुछ अमेंडमेंट करना, संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनमें अमेंडमेंट करना या संशोधन करना बहुत ईजी होता है। लेकिन हमने इंडिया में अपने संविधान में भी ये व्यवस्था रखी है कि हम बीच का रास्ता अपना के चलें। ठीक है, यानी कि समन्वय का रास्ता अपना के चलें, यानी कि कुछ मामले ऐसे होंगे सामान्य बहुमत के द्वारा, नॉर्मली सदन में सामान्य बहुमत के द्वारा जिनको संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आप बात करेंगे, भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम देखेंगे हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब जो मैंने बताया आपको, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि साधारण बहुमत के द्वारा ही कर लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, जिन संविधान संशोधनों को सामान्य बहुमत से करा जाता है उनको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। दूसरा, अगर हम 368 के तहत जो संशोधन होते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो संशोधन होता है वो जो विशेष बहुमत होता है, यानी कि 2/3 और उपस्थित देने वालों का जो मतलब 2/3 और सामान्य और जो मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो एक तो विशेष बहुमत के द्वारा, ज्यादातर संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही होते हैं। एक दूसरे प्रकार का होता है जिनमें संघीय मामलों में जब हमें कोई परिवर्तन करना हो, संघीय मामलों में हमें कोई एडिटिंग करनी हो या संशोधन करना हो, तो विशेष बहुमत तो होता ही होता है, उसके साथ भी हम देखेंगे जो आधे राज्यों के विधानमंडल के सामान्य बहुमत के द्वारा भी वो प्रस्ताव है, वो संशोधन है, वो पारित होना चाहिए। तो ऐसे मामले कौन से होते हैं, ऐसे मामले हमें देखने को मिलेंगे जो संघीय मामले होंगे। जैसे हम बात करें तो कोर्ट की शक्तियों के बारे में बात कर लें, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में बात कर लें, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बात कर लें, तो ये संघीय मामले होंगे। तो इन मामलों में राज्यों के आधे जो बहुमत है उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में ऐसे भी प्रावधान हैं जिनका हम जो अमेंडमेंट है बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रावधान है कि बहुत मुश्किल है। अब आप मान लीजिए कि विशेष बहुमत तो ऑलरेडी है, विशेष बहुमत के साथ ही अगर कोई प्रावधान है उसका हमें अमेंडमेंट करना है तो आधे राज्यों की भी अनुमति की उसमें आवश्यकता होगी। तो यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं बहुत इजी हैं, कुछ मामले बहुत हार्ड हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारा मिक्सअप है दोनों का, नम्य और अनम्य दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया दोनों तरीकों से किस किस तरीके से और कौन कौन सी जगह पर कौन सा संशोधन होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जैसा मैंने बताया कि जो हम राज्यों में चेंजेस वगैरह करते हैं, अगर वो जो सामान्य जो बहुमत से अगर कोई संशोधन हम अपने संविधान में कर रहे हैं तो ध्यान में रखेंगे वो संशोधन जो है 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे वाली जो क्वालिटीज है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ जो संघीय व्यवस्था है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम जानते हैं संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो आप जो बेसिक इसका जो फीचर है, आप इसको केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानेंगे कि केंद्र को अलग शक्तियां दी गई हैं, मान लीजिए जो केंद्र को जो किन विषयों पर कानून बनाएगा जो संघ सूची में दिए गए हैं।
राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, जो राज्य सूची में दिए गए हैं, और समवर्ती पर दोनों कानून। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय मामले में और भी जो हम इसकी क्वालिटी देखते हैं, अपने आप में एक जो संघीय व्यवस्था है अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकात्मकता की ओर झुकाव कैसे है? देखिए, एकात्मकता की ओर झुकाव इस तरह से होता है कि जैसे कनाडा का हम जानते हैं, हमने संघीय मॉडल अपनाया है, तो वहां पर एकात्मकता का मतलब यही है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब यही है कि केंद्र सरकार के हाथों में ताकतें थोड़ी सी ज्यादा दी गई है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है, सो दैट हम हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो हमारे देश में डाइवर्सिटी है, जो अन्य क्षेत्रीय या फिर सुरक्षा संबंधी जो जितने भी सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को बेटर वे में टैकल करा जा सके, इसलिए हमने ये जो संघीय व्यवस्था है इसको कनाडा से लिया है। और कनाडा की संघीय व्यवस्था में यही चीज है कि वहां पर जो सेंटर को थोड़ी सी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, इसको बोलते हैं हम एकात्मकता की जो और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अगला हम देखेंगे संघ, हाँ, यहाँ पर अगर हम संघीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, चाहे ये यूपीएससी हो फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है कि संविधान में हमने संघीय व्यवस्था तो देख लिया, थोड़ा सा हमने इसका आइडिया ले लिया, आगे चैप्टर आएगा तो बहुत डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो संघीय शब्द है इसका संविधान में कहीं भी यूज नहीं मिलता है। और में एज इट इज ये स्टेटमेंट आता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ का यूज करा गया है कि नहीं करा गया, और सही गलत में स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान में आपको कहीं भी संघ शब्द का जो है उपयोग देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 से भी क्वेश्चन भर भर के आता है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ से क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 1 में ये चीज संघीय शब्द का, भारत जो संघीय शब्द है ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको भारतीय संविधान में। हाँ, लेकिन आर्टिकल 1 में आपको ये चीज मिलेगी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये भी पूछ लेता है दो स्टेटमेंट में डाल के कि इसका मतलब क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये चीज तो ध्यान रखेंगे कि संविधान में कहीं संघ तो की जो शब्द है ये तो कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल 1 में जो बात बोली गई है भारत राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब होगा? तो इसकी पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि भारतीय जो संघ है, यानी कि हमारी जो यूनियन है, वो भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसको आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करके, कंपैरिजन करके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे विश्व के जो संविधान है उनसे। तो आप इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताऊं तो जो यूएसए का यूनियन बना है, वो वहां पर बात करेंगे तो 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। तो जब यूएसए का हम देखेंगे, जब यूनियन बनता है तो 50 राज्य एक साथ आए, एक जगह आते हैं, इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं भाई हम एक यूनियन बनाते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने संघ का जो है निर्माण करा। लेकिन ध्यान रखेंगे भारत में इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे हमारे यहाँ राज्य आए और 28 और सारे यूटी इकट्ठे होकर आए और तो उनके बीच में आपसी समझौते का परिणाम हो, ठीक है, ऐसा भारत में सिस्टम नहीं था। अगला इसकी फीचर ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि कल को किसी नॉर्थ ईस्ट कंट्री का जो स्टेट है उसका दिमाग खराब हुआ, साउथ का दिमाग खराब हुआ, ठीक है, और बंगाल वगैरह किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है कि वो ये कहे कि भाई हमें अपने इस संघ से बाहर निकलना है। तो किसी भी जो हमारा राज्य है उसको इस तरह का अधिकार नहीं है। अब ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइनों से एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट मिलते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है, इसके क्या क्या मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लैंग्वेज चेंज करी जा सकती है, स्पिरिट क्वेश्चन की यही रहेगी। तो वहां पर आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे कि भारत राज्यों के संघ बीच समझौते का परिणाम होगा या नहीं होगा, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो संघ है, राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। अगली इंटरप्रिटेशन यही थी कि किसी राज्य को संघ से बाहर जाने की जो है अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, पीवाईक्यू में भी मिलेगा, मॉक में भी मिलेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करके रखेंगे। अब यहाँ पर अगेन जो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह के हम बारे में बात करते हैं, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अब भारतीय संघ के बारे में भी कुछ विद्वानों के द्वारा विचार दिए गए, कुछ बोला गया कि भाई भारतीय संघ का जो नेचर है, जो प्रकृति है, भारतीय संघ की प्रकृति एग्जैक्टली है कैसी। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो केसी बैरे नाम के विद्वान होते हैं, इनके द्वारा बोला गया कि भारत का जो संघ है वो अर्थ संघ प्रकार का है, ठीक है। आपको ये बेसिकली रट लेने, याद कर लेने, और कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद मॉरिस जोन्स के बारे में बात करेंगे तो इनके द्वारा भारतीय संघ के लिए बोला गया कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि बार्गेनिंग करते हैं ना, हम किसी चीज को सौदेबाजी कहते हैं, सौदेबाजी जो संघ व्यवस्था, ये इनके द्वारा बोला गया मॉरिस जोन्स के द्वारा, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बोला गया ग्रेनवेल ऑस्टिन के द्वारा। अब आपको एग्जाम में इनमें से एक के द्वारा भी पूछ सकता है कि किसने ये बात बोली, आपको सही सुमेलन भी पूछ सकता है यूपीएससी में, आपको स्टेट में मिलान भी करवा सकता है। तो आपको ध्यान रखेंगे किसके द्वारा भारतीय संघ के बारे में क्या बोला गया, लक्ष्मीकांत में सारी चीजें एज इट इज दी हुई हैं। उसके बाद ये एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है सारे, ठीक है। और एवर जेनिंग्स के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला था फेडरेशन विद द फेडरेशन विद द आउटरस्टैंडिंग टेंडेंसी, ठीक है, ये इसके बारे में बोला गया था, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं, या फिर जो जिस व्यक्ति ने जो जो बात बोली थी इसके बारे में, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर और जो हमारे फीचर हैं हमारे भारतीय संविधान के, इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगला फीचर है जो सरकार है इसका संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही बल्कि राज्यों के स्तर पर भी जो सरकार का संसदीय स्वरूप है उसको अपनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय और सहयोग होता है। ऐसी बात नहीं है कि विधायिका को कोई मतलब नहीं है कार्यपालिका से, कार्यपालिका को कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें अगर आप देखेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय और सहयोग की आप यहाँ पर बात करेंगे तो जो मेंबर विधायिका के होते हैं उनमें से कुछ मेंबर ही जो है आपको कार्यपालिका में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से उनके बीच में कॉपरेशन एक एस्टेब्लिश होता है। दूसरा कि जो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करने की बात करी जाती है सर, जैसा आप देखेंगे अनुच्छेद 75 में ये बात बोली गई है कि भाई जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद रहेगी या फिर मुख्यमंत्री की भी मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो केंद्र स्तर पर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद रहेगी वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में कॉपरेशन और समन्वय देखने को मिलता है, ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी ज्यादा चीजें या फिर कोई सेपरेशन हो दोनों का अलग अलग। तो इसी चीज को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल होता है गवर्नमेंट का ये, जिसको हम बोलते हैं संसदीय स्वरूप, या फिर इसमें जो विधायिका और कार्यपालिका में जो है समन्वय होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे सारे पॉइंट्स होंगे ना, ये प्रीलिम्स के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। अगला हमारी बात करी जा रही है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि जवाब देना। तो उत्तरदायी सरकार का निर्धारण कैसे होता है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई योजना बनाई है, तो सीधी सी बात है जब सदन में कार्यवाही होती है तो अन्य जो संसद लोग हैं, अन्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो सारे आके मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पॉलिसी के बारे में। जो उनके द्वारा नीतियां लाई जा रही हैं उनकी निंदा कर सकते हैं, उन नीतियों के बारे में डेटा मांग सकते हैं। तो वाद विवाद के द्वारा, क्वेश्चन पूछने के द्वारा उन पर जो है नियंत्रण करने, यानी उत्तरदायित्व उनका निर्धारण करने की कोशिश करी जाती है कि भाई आपने ये काम करा है तो इसके बारे में आपने आपने जवाब देना होगा सदन में आके। ठीक है, इस तरह से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बोला जाता है यहाँ पर। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मतलब ये होता है, हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो तो हमारा संवैधानिक निकाय होता है, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट की सबसे पावरफुल बॉडी होती है मंत्रिमंडल। ये हमारे अपने आप में एक टॉपिक है, एक जो हमारा चैप्टर भी है, इसको भी हम लेटर ऑन देख रहे होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार के जितने भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो मंत्री के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट के बारे में बात करें तो क्या है, यानी कि जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो या फिर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उनका प्रभार जिन जिन व्यक्तियों को दिया जाता है उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर हुए, ये जो मुख्य मंत्रालय होते हैं, ये जिनके पास मंत्रालय होते हैं उनको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या फिर जो केंद्रीय इनके बारे में बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर। और महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको जो है कैबिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। अगला हमारे फीचर है यहाँ पर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। आप यहाँ पर ये जो वाला टॉपिक है इसको आप फिर से हम कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा देखेंगे। संसदीय संप्रभुता बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहले अगर हम देखें तो संसदीय संप्रभुता का मतलब ये होता है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर मैं संप्रभु हूँ तो मैं अपने लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, जो मेरे लिए हित में होगा वो सारे फैसले मैं लूंगा। तो यहाँ पर संसद की संप्रभुता का मतलब ये हो जाएगा कि संसद जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर बोली जा रही है भारतीय संविधान के बारे में कि न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, इनका समन्वय, यहाँ पर समन्वय लिख रहा है, कोऑर्डिनेशन का आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखो संसदीय संप्रभुता मिलेगी आपको बेसिकली ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद के बारे में बेसिकली ये बोला जाता है, वहां पर परंपराओं का और जो संसद है उसको पावर्स बहुत ज्यादा दी गई हैं। ब्रिटेन की संसद के बारे में ये चीज बोली जाती है कि भाई ब्रिटेन की संसद सिवाय एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा वो लोग कुछ भी कर सकती है। वो जो ब्रिटेन है वहां पर हमारे यहाँ की तरह सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है कि गवर्नमेंट ने या फिर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट गला पकड़ लिया कि भाई आपने ये क्या कर दिया। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां की संसद को इतनी ताकत प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इस चीज का समन्वय है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको संविधान का संरक्षक, उसको कस्टोडियन घोषित करा गया है। ठीक है, वो जो विधि है उसकी सुरक्षा करती है, उसकी संरक्षा करती है। और हम जानते हैं कि जो संसदीय संप्रभुता का मतलब और यहाँ पर इसका समन्वय का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि संविधान के विरुद्ध है या संविधान का उल्लंघन करता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी के द्वारा उसको नलिफाई डिक्लेयर करा जा सकता है, उसको शून्य घोषित करा जा सकता है। ये मतलब हुआ संसदीय संप्रभुता का और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय का मतलब। ठीक है, चलिए
आगे हम बात करते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है यूएसए से कम है। तो ध्यान रखेंगे हालांकि हमने ये जो शब्द हम देख रहे थे कि हमने कई देशों से जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको लिया है, तो जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है इसको हमने यूएसए से लिया। अब न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा यही होती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उस कानून को चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट के द्वारा उस कानून की वैधता की जांच करी जाती है कि ये कानून सही है या फिर नहीं है, यानी कि कोर्ट उस कानून को जांच सकती है। इसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो यूएस में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, जबकि जो इंडियन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास वहां के कंपैरेटिव में थोड़ी पावर कम है। उसका रीजन ये है कि यूएसए में जो विधि की नियत प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है, और जो इंडिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको अपनाया गया। आर्टिकल 21 में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। अभी आप बस इतना ही जान लें, हमारा विधि की नियत प्रक्रिया है और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको बहुत डिटेल से आर्टिकल 21 में देख रहे होंगे, यानी कि डिटेल में हम सारी चीजों को वहां देखेंगे, या फिर सिर्फ बेसिक फीचर्स बताए जा रहे हैं। चलिए अगला हमारा फीचर है भारतीय संविधान का कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होगा? तो देखिए, जब हम हायरार्की के बारे में अगर बात करें तो भारतीय हम देखते हैं यहाँ पर, तो भारत में सबसे आधार पर नीचे आपको देखेंगे लोअर जुडिशरी, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आएंगे। उसके बाद बीच में मीडिएटरी स्तर पर आपको राज्यों में हाई कोर्ट्स दिखेंगे, और टॉप लेवल पर आपको दिखेगा यहाँ पर भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ध्यान रखना है, हमारे यहाँ यूएस की तरह नहीं है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो केंद्रीय या फिर जो संघीय विधि हैं उनको एप्लीकेबल करने के लिए या फिर उनका सुनवाई करने के लिए फेडरल कोर्ट यानी कि वहां की सुप्रीम कोर्ट है वो जिम्मेदार होती है। हाई कोर्ट्स को अगर सेंट्रल कोई विधि है तो उस पर कोई सुनवाई का अधिकार नहीं होता। हाई कोर्ट्स को सिर्फ जो है राज्यों की विधि के मामले सुनने का अधिकार होता है। लेकिन भारत में आप ऐसा नहीं देखेंगे। भारत में आप ये देखने को मिलेगा, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यही है कि भारत में आप देखेंगे कि चाहे केंद्र सरकार की विधि है, केंद्र सरकार की विधि को जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं वो भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट है वहां पे भी उनके द्वारा सुनवाई करी जा सकती है, और मतलब एज वेल एज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी जो स्टेट्स के जो कानून हैं उसके द्वारा तो सुनवाई करी ही जाती है। तो एकीकृत का मतलब यही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट सिर्फ राज्यों के कानून की सुनवाई करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र की सुनवाई करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों सुनवाई करते हैं आराम से। ठीक है, इसका पहला मतलब ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर अब जो यूएसए मैंने आपको बता दिया, यूएसए में चीजें कैसे होती हैं कि वहाँ की जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ राज्यों के मामले देखते हैं, और जो फेडरल कोर्ट होता है वो केंद्र के जो कानून होती हैं उनकी विधियों को लागू करती हैं। अगला एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब वो ये हुआ। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होगा कि जो हमारे न्यायाधीश होंगे, जो जजेस होंगे, उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। हम आगे देखेंगे जब जुडिशरी पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए न्यूनतम आयु तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ उनको 65 वर्ष तक का जो है उनको टाइम दिया गया है कि भाई 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो कार्यकाल की सुरक्षा उनको मिली हुई है और उनको नॉर्मल वे में नहीं हटाया जा सकता। उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है कदाचार के आधार पर विशेष बहुमत के द्वारा, एक बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही हार्ड एक प्रोसेस है, उसके द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो उस तरह से उनको संविधान के द्वारा कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। ठीक है, निर्धारित सेवा शर्तें हैं, पहले से ही निर्धारित सेवा शर्तें उनको दी गई हैं, और उनकी पदावधि के क्रम में उन सेवा शर्तों को चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संचित निधि से सुप्रीम कोर्ट के खर्चे। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितना पैसा खर्चा होता है वो भारत की संचित निधि के द्वारा वहां से खर्चा होता है उसका। और ध्यान रखेंगे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायरमेंट के बाद वो काम नहीं कर सकते, यानी कि कहीं और काम नहीं कर सकते। और अगला इसका फीचर ये हो जाएगा कि उनको अपने कोर्ट जो कंटेम्प्ट के लिए उनको दंड देने की शक्ति होती है। अब आपको ये बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं, हालांकि हम अवमानना को आगे भी डिटेल से पढ़ाएंगे। होता क्या है कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा हो। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका मतलब ये होता है, दो तरीके की कंटेम्प्ट होती है, दो तरीके की अवमानना होती है। एक तो होती है सिविल अवमानना, एक होती है हमारी जो है आपराधिक अवमानना। तो सिविल अवमानना में ऐसा कुछ होता है कि जैसे आप मान लीजिए जानबूझकर अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया आपको, जैसे मान लीजिए आपको हाजिर होने का ही आदेश दिया गया कोर्ट के द्वारा और आप हाजिर नहीं हुए समय पर, आपने जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करी, उसको बोलेंगे हम सिविल अवमानना। लेकिन हम आपराधिक जो अवमानना है, क्रिमिनल हमारा जो कंटेम्प्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे कि आप कोर्ट में बैठे हुए हैं और जानबूझ के आप जो जजेस को परेशान करें, या फिर आप जो है उनकी जो न्याय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बाधा दें, या फिर उनको कमतर करके आंकें, या फिर डिग्रेड करने की कोशिश करें न्यायपालिका को, तो वो फिर आपराधिक अवमानना का भाग हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, और वो जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और उसके लिए जो है इनके लिए जो है सजा भी हो सकती है इन सारी चीजों में। ठीक है, चलिए आगे हम क्वालिटीज देख लेंगे। यहाँ पर आगे क्वालिटी के बारे में बात करें तो अगला फीचर है हमारे भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। और टोटल कितने हैं? 6। पहले ये 7 हुआ करते थे, अब 6 क्यों है? तो एक घटा दिया गया था। हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, कौन से थे हम उनको सबको अभी देखेंगे, लेकिन अभी जो हटा
दिया गया था उसके बारे में पहले बता दूं। तो 7वां जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार था हमारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के और उसको लीगल राइट यानी कि जो कानूनी अधिकार के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया था और आर्टिकल 300 का में या ए में उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, अब हम 6 अगर मूल अधिकारों के बारे में आप बात करें तो आप पहला देखेंगे, पहला मूल अधिकार है हमारा विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है। दूसरे मूल अधिकार के बारे में हम बात करेंगे तो दूसरा मूल अधिकार मिलता है हमें स्वतंत्रता के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं 19 से लेके ये जो है हमें 19 से लेके 22 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा मिलेगा हमें विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 और 24 में हमें देखने को मिलेंगे। चौथा मिलेगा हमें धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार, वो हमें 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक देखने को मिलेंगे। पांचवा होता है आपका जो यहाँ पर चौथा हो गया हमारा यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हुआ था। ये अंत में पांचवा हो जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और अंत में छठवां हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा संस्कृति के अधिकार थे हमारे 29 से लेके 29-30 और छठवें के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 32 में जो सारी रिट्स वगैरह दी जाएंगी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके जो मूल अधिकार हैं उनका आपका हनन होता है तो आप न्यायपालिका के द्वारा उनको एप्लीकेबल एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इसका जो कस्टोडियन या फिर गारंटर बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों को एग्जीक्यूट कराए, उनका संरक्षण करे। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों के बारे में, तो इस तरह से मूल अधिकारों के द्वारा हम देखेंगे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करा जाएगा। उसी तरह डीपीएसपी भी हमारे भारतीय संविधान का एक फीचर है। तो डीपीएसपी क्या है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ये क्या होते हैं भाई, तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व, आप नाम को ही थोड़ा सा गौर देने की कोशिश करेंगे तो वहां पर बोला जाता है यानी कि गवर्नमेंट को बेसिकली ऐसे नैतिक निर्देश दिए जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जिनके द्वारा सरकार ज्यादा से ज्यादा जनता का कल्याण कर सके। और गवर्नमेंट किस चीजों के द्वारा ऐसा काम करते है, तो गवर्नमेंट विभिन्न पॉलिसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जन स्वास्थ्य योजना आपको देखने को मिलेंगी, सरकारी सहायता योजना आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी पॉलिसी चलाई जाती है वो इसी के तहत जो है सारी आपको देखने को मिलती है। और डीपीएसपी के द्वारा आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को इंश्योर करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और कल्याण उदाहरण हमने डीपीएसपी में अभी इसको देख ही लिया। अगला देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसके बारे में हम बात करें तो देखो कुछ जो डिस्प्यूट्स आते हैं तो एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर, जो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई स्टार्टिंग में बात का होने को आ रही है कि डीपीएसपी और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इन दोनों में टकराव हो जाता है तो क्या कंडीशन बनेगी, कौन सी स्थिति होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोला गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स को इवॉल्व करेंगे, हम उनको ज्यादा वरीयता देंगे, डीपीएसपी को वरीयता, तो ये सारे वाद विवाद चलते रहे। फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो हमारे डीपीएसपीज हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ में होने चाहिए और इन दोनों में समन्वय यानी कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ये वाली बात बोली गई थी कोर्ट के द्वारा, मिनर्वा मिल्स नाम का जो केस आता है उसके अंतर्गत, तो केस को आप ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में समन्वय की बात करी गई थी मिनर्वा मिल्स केस में। ठीक है, अगला फीचर है हमारे भारतीय संविधान का फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे शॉर्ट में एफडी लिखा गया है, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में मूल कर्तव्य। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो जब मूल अधिकारों की हम बात कर रहे थे तो मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करा रहे थे, यानी कि एक व्यक्ति के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए जितनी सारी कंडीशंस हैं राज्य के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे थे हमें मूल अधिकार। अब जब हमें मूल अधिकार भी अगर मिले हुए हैं तो हम देखेंगे अब हमारे भी तो अब हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो हम देखेंगे 1975 का टाइम पीरियड होता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट होती है और उस टाइम पर इंदिरा गांधी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसको अपॉइंट करा जाता है मूल कर्तव्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह जयंती अपनी रिपोर्ट देती है और कमेटी के द्वारा बोला जाता है कि इनको लेके आना चाहिए। और उस टाइम पर हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना है मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को ऐड करा गया। अब बात करेंगे आपकी, तो भैया 11 हैं टोटल, तो 11 को ध्यान रखेंगे, जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य होता है उसको हम 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे नागरिकों को जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं, यानी कि नागरिकों भी कुछ अपोजिट में कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उस संबंध में हम यहाँ पर इसको देख रहे होते हैं। अगला फीचर है धर्म राज्य, यानी कि एक सेक्युलर स्टेट की जो है अवधारणा को आप देखने को मिलेगी। हालांकि हम बाद में देखेंगे कि सेक्युलर स्टेट था तो स्टार्टिंग में भी हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन एग्जैक्टली इस वर्ड को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो मतलब है वो क्या है, तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि भारत का अपना जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी बोले आज के टाइम पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं और देश का अपना कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब आप जैसे देखेंगे आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में देख लें, तो ये जो
कंट्रीज हैं ये मतलब रिलीजियस कंट्री हैं, यानी कि इन्होंने अपना जो राज्य का धर्म है, जो देश का धर्म है, वो घोषित कर रखा है, इस्लामिक कंट्री है ये। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने अपना कोई भी एक नहीं घोषित कर रखा धर्म। हम सारे धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको ऐड करा था, ठीक है। अगला अगर हम देखेंगे तो बेसिकली धर्मनिरपेक्षता के दो पहलू होते हैं और उन पहलुओं की हम बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो देखो, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जो धर्मनिरपेक्षता का, उसका मतलब होता है जो पश्चिमी राज्यों में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, वहां पर मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का कि भाई जो राज्य है, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो धर्म है, उन दोनों के बीच में कोई भी कैसा भी रिलेशन नहीं होगा। धर्म अपना अलग काम करेगा, राज्य अपना अलग काम कर रहे होंगे, इन दोनों को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा। ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब आप बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो यही हमारे भारत के द्वारा अपनाया गया है भारतीय संविधान में। उसका मतलब ये होता है कि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट को राज्य से कोई मतलब ना हो, है ना, सॉरी, जो गवर्नमेंट को जो रिलीजन से, धर्म से कोई मतलब ना हो। हम देखते हैं कि भारत में जो सारे धर्म है, सारे धर्मों को साथ में लेकर चले जाने की परंपरा पाई जाती है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, हिंदुओं के लिए अगर जो हमारा कुंभ मेला है उसमें अगर पैसा खर्च करा जा रहा है, तो उसी प्रकार से सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं, या फिर इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों को हज जाने के लिए, हज की यात्रा करने के लिए उनको सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमारे सेक्युलरिज्म का। और इसी प्रकार से सारे धर्मों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेक्युलरिज्म को, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान रूप से जो रक्षा करी जाती है सभी की। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी एक धर्म को घोषित कर दे और उसी को लेकर आगे बढ़े। अगला फीचर है हमारा भारतीय संविधान का सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हमारे वयस्क हैं, उन सबको वोट देने का राइट होगा, ठीक है। तो पहले इनिशियली जब देश आजाद होता है तो तब इस आयु सीमा को रखा गया था 21 साल, ठीक है। 21 साल के जो लोग होते थे उनको वोट का राइट होता था। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ये विधानसभा और लोकसभाओं में जो उनके लिए दिया गया था जो वोटिंग राइट है। तो ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन आता है 1989 के टाइम पर, और वहां पर हमें देखता है कि 21 साल की उम्र को घटा के, पहले जो 21 साल की जो उम्र थी हमारी वोट डालने की, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। अभी जो सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है उसकी उम्र देखने को मिलेगी आपको 18 साल, ठीक है। तो अगली हमारा फीचर हो जाएगा भारतीय संविधान का एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, अगर इसको भी हम कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा देखेंगे तो देखो, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि ये होता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नागरिकता दी जाती है, और वो राष्ट्र के स्तर पर दी जाती है, यानी कि आप सिर्फ भारत के नागरिक होंगे। जबकि यूएस में अगर आप देखेंगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। दोहरी नागरिकता का वहां पर मतलब ये है कि वहां पर केंद्र की तो यानी कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसकी तो नागरिकता दी ही जाएगी, और अलग अलग व्यक्तियों जिन जिन राज्यों से हैं उनको राज्यों की नागरिकता भी मिलेगी। यानी मान लीजिए कोई कैलिफोर्निया का बंदा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की और कैलिफोर्निया की नागरिकता प्राप्त है। कोई न्यूयॉर्क का है, उसको न्यूयॉर्क की और वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता प्राप्त है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है तो उसको उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से मिले, और जो है केंद्र सरकार की। हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर ही एकल नागरिकता। और ये हमने कहाँ से लिया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इस फीचर को लिया था हमने ब्रिटेन से, एकल नागरिकता का जो प्रावधान होता है, ठीक है। उस तरह हम बात करें तो निकाय, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा कुछ हमारे देश में जो स्वतंत्र और स्वायत्त जो निकाय हैं उनकी स्थापना की बात करी जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संसद के और जो राज्य विधानमंडल है उनके चुनावों के लिए जो है जिम्मेदार होता है। और हम इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 324 के द्वारा ही हमें एक संवैधानिक जो है निकाय देखने को मिल जाता है। अगला हम बात करेंगे सीएजी, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हम इसको बोलते हैं। आर्टिकल 148 में इसके जब बारे में उपबंध करे गए हैं सीएजी के बारे में। और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की जितने भी ऑडिटिंग्स वगैरह होती हैं, जिनके जो खाते चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके खातों की जो जांच करता है वो सीएजी करते हैं। उसी तरह से हमें कुछ और पद देखने को, जो संस्थाएं वो देखने को मिलेंगी, जैसे यूपीएससी हुआ और स्टेट पीसीएस हुए। तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो आर्टिकल 315 इन सारी चीजों में हमें ये दिखाई देने को मिलते हैं। ये एक तरीके से सारे के सारे हमारे स्वायत्त निकाय हैं, तो इनका गठन भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय उनको बोलते हैं जिनका स्थापना या फिर जिनका निर्माण, उनका गठन संविधान के द्वारा करा गया और संविधान में उनका वर्णन है, ठीक है। तो ये उसी के एग्जाम्पल हो गए सारे। अगली फीचर हम देखेंगे यहाँ पर अपने भारतीय संविधान का आपात प्रावधान, ठीक है। तो आपात प्रावधानों के बारे में हम बात करें तो देखेंगे, यानी कि जब इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी लग जाती है तो गवर्नमेंट का जो स्वरूप है वो एकात्मकता की ओर बढ़ जाता है। यानी कि अब हम पहले तो ये बात करेंगे कि भाई जो इमरजेंसी वो कितने टाइप
की होती है। तो इमरजेंसी जो है हम इसको 3 टाइप्स में देखेंगे। अगर हम पहली इमरजेंसी के बारे में बात करें, यानी पहले आपात के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय आपात जिसे हम बोलते हैं, आर्टिकल 352 के तहत ये लगाया जाता है। 3 आधारों पर लगता है। पहला आधार है युद्ध या युद्ध और बाह्याक्रमण, बाह्याक्रमण हुआ, किसी बाहर के देश ने अटैक कर दिया, युद्ध के द्वारा हुआ, और जो है आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया गया था जो है सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर अगर भारत में जो है आपातकाल लगता है तो उसको हम राष्ट्रीय आपातकाल फिर नेशनल इमरजेंसी के तौर पर देखते हैं। और आपातकाल के टाइम पर जो केंद्र का जो सरकार का स्वरूप है वो एकात्मक हो जाता है, यानी कि सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। पहला आपातकाल हो गया। दूसरे आपात के बारे में आप बात करेंगे तो दूसरा आपात हम देखेंगे आर्टिकल 356 के तहत आपको देखने को मिलता है। राज्यों में आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 इनके अंतर्गत ये सारी चीजें दी गई हैं। हम देखेंगे कि जब राज्यों की संवैधानिक जो व्यवस्था होती है, यानी कि संविधान के अनुरूप अगर संचालन नहीं हो रहा है, ठीक है, सरकार का, तो जो है वहां की जो सरकार है उसको भंग करके जो केंद्र सरकार है उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है और सारी चीजों को फिर केंद्र सरकार वहां पर चलाती है। तीसरे प्रकार की अगर हम इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे तो वो है आर्टिकल 360 में दिया गया है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करें, जो भारत की साख की स्थिरता जब खतरे में आ जाती है तब वित्तीय आपातकाल लगाती है। हालांकि अब आज तक कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पर हम देखेंगे जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं उनमें कमी करी जाती है, ऑफिसर्स की जो सैलरीज दी जाती है उनमें कमी कर दी जाती है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, बस प्रावधान हमें जानने थे, ठीक है। तो ये आपात के प्रावधान है, एक अपने आप में अलग चैप्टर, हम इनको अलग से पढ़ेंगे। तो एक बेसिक फीचर हुआ था, ये हमने देख लिया। अगला हम देखेंगे कि जो सरकार की संरचना है, स्ट्रक्चर है, उनमें अगर हम देखें कि जो स्तर हम देखें तो त्रिस्तरीय सरकार हमें देखने को मिलती है, ठीक है। त्रिस्तरीय कैसे, यहाँ पर अगर आपको मैं हायरार्की बताने की कोशिश करूं तो सबसे ऊपर तो देखते हैं हम केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के स्तर पर या फिर देश के स्तर पर शासन करती है। और फिर यहाँ मध्य स्तर पर हम देखते हैं विभिन्न राज्य हैं हमारे, ठीक है, जितने राज्य और यूटीज हैं वहां पर हमें सरकारें देखने को मिलेंगी। और तीसरा सबसे निचला स्तर होता है जो स्थानीय शासन होता है हमारा। जैसे अगर हम ग्रामीण स्थानीय शासन की बात करेंगे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो पंचायतें हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर अर्बन, अगर उसके लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको नगर पालिकाएं, नगर निगम, महानगर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो तीसरा आधार है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि थर्ड टीयर या फिर तीसरा आधार है वो कब ऐड करा गया। तो 1992 में जो तीसरा स्तर था गवर्नमेंट का, पंचायती राज या फिर जो हम बात करें जिनको पंचायती राज या फिर नगर पालिकाएं, जो शहरी स्थानीय शासन होता है, इसको 1992 में भाग 9 में और अनुसूची 11 में ऐड, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यानी कि जो ग्रामीण सुशासन था जिन्हें हम पंचायतें कहते हैं, तो इन पंचायतों को स्टैब्लिश करा गया, संविधान का दर्जा दिया गया इनको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। तो ग्रामीण जो हमारा सुशासन है उसके लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया, और जो शहरी सुशासन है उसके लिए हमारा 74वां संविधान संशोधन लाया गया। और भारतीय संविधान में भाग 9A ऐड करा गया और अनुसूची 12 ऐड करी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इन सारी चीजों की स्थापना करी गई। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारा जो ये चैप्टर है, हमारा जो फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है उसमें जितने भी सारे फीचर दिए गए हैं, सारे फीचर्स को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजी वे में हमने देख लिया और बहुत रैपिड वे में हमने देख लिया। इस तरह से थोड़ी सी देर में पूरी लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया। तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आपको जो इतनी मोटी 700-800 पेज की जो लक्ष्मीकांत है उसको आपको रिवाइज करने में ना तो डर लगेगा, ना फिर आपको उसके बारे में बात करें तो इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।